उस पर आप देख रहे हैं सेहत की पाठशाला और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। इस शो में बात होती है आपकी सेहत की, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान की। तो इसी कड़ी में मैं पहुंच चुकी हूं ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और बातचीत करेंगे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी और गंभीर बीमारी के बारे में। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव, जो यहाँ के डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर, पहले तो बस्तानी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हमने देखा है कि जो कैंसर है वो बहुत आजकल लोगों को परेशान कर रहा है। खासकर महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, और अगर मेल मेंबर्स की हम बात कर ले तो उनमें माउथ कैंसर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। तो उसके पीछे के कारण क्या है और इनके लक्षण क्या होते हैं, इन सब पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आपसे मैं जानूंगी कि कैसे रोकथाम पहले से किया जा सकता है और बीमारी के बाद कैसे, और जो लोगों की लाइफस्टाइल है वो बदल जाती है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया। कैंसर के मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड सेकंड इज द अर्ली डिटेक्शन। दीज आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, एंड इफ वी कैन नॉट प्रिवेंट सम कैंसर्स देन हाउ वी कैन डू अर्ली डिटेक्शन। बिल्कुल, तो चलिए सर बैठते हैं और बातचीत की। जैसे आइए प्लीज आप। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज के समय में कैंसर एक गंभीर समस्या है और महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है, और पुरुषों में सबसे ज्यादा जो है वो माउथ कैंसर, मुंह का कैंसर होता है। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बातचीत कर लेते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विश्व में भी का भी अगर अपन स्टैटिस्टिक्स देखें तो पूरे विश्व में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, ब्रेस्ट कैंसर हैज बिकम नंबर 1 इन द फीमेल। ब्रेस्ट कैंसर की जो वजह होती हैं, किन वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, उनमें एक तो जेनेटिक रिस्क फैक्टर होता है कि अगर माँ को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी डॉटर को होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और माँ को है और एक डॉटर को है तो सेकंड डॉटर को और ज़्यादा हो जाती। तो देर आर समथिंग जीन जिनको हम BRCA1 BRCA2 जीन बोलते हैं, वो अगर प्रेजेंट है तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना 60 to 70% हो जाती है। तो ऐसे लोगों को जिनको इस तरह की हिस्ट्री होती है, स्क्रीनिंग बार बार करा लेना चाहिए, जिससे कि मालूम पड़ जाए कि कितने चांसेस उसमें रिस्क है। पहले बात। सेकंड, जिन महिलाओं की लेट मेंसेस चालू होता है, जिन महिलाओं की लेट मैरिज होती है, जिन महिलाओं को लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, और जिन महिलाओं का लेट मेनोपॉज होता है, ऐसे लोगों को भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैज बिकम द ओबेसिटी। सो चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल इज इम्पॉर्टेंट। और जो इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल। पहले हिंदुस्तान में सर्विक्स कैंसर नंबर 1 था, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, बिकॉज हम लोग, हमारी जो महिलाएं हैं, दे आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, सो द ब्रेस्ट कैंसर इज बिकम नंबर 1। तो आपने ये बताया कि जेनेटिक फैक्टर होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ओबेसिटी है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन लक्षण क्या है? क्या जो लंप होता है ब्रेस्ट में उसे मान लिया जाए कि ये कैंसर है? ब्रेस्ट कैंसर के जो लक्षण होते हैं, उनमें जैसा कि आपने कहा, पहले तो स्तन के अंदर कोई भी एक गठान महसूस हो सकती है महिला को, या जो निपिल है वो अंदर की तरफ कई बार घुस जाता है, रिट्रैक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं निपिल रिट्रैक्शन। और समटाइम्स देर इज ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द निपिल, उसको ऐसी, या देर इज ए अल्सरेशन ओवर द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट। समटाइम्स क्या होता है कि कांख जो है, एक्जिला, वहाँ गठान आ जाती है, महिला को ये मालूम ही नहीं पड़ पाता है मेरे ब्रेस्ट में गठान है, लेकिन कांख में गठान महसूस होती है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं। ब्रेस्ट में भी गठान हो सकती है, अल्सर हो सकता है, निपल रिट्रैक्टेड हो सकता है, निपल से डिस्चार्ज हो सकता है। समटाइम्स दे आर प्रेजेंट विद द लंप और नोड्यूल इन दी कांख, एक्जिला। ओके, तो बहुत सारे इसके लक्षण भी होते हैं, लेकिन इसके लिए स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? कौन सा सबसे प्रभावी स्क्रीनिंग है जिससे पता लगाया जा सके एग्जैक्ट ये कि आपको कैंसर है या नहीं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें कि स्क्रीनिंग के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। स्वीडन में और यूरोपियन कंट्रीज में 30% ऑफ द मॉर्टेलिटी ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करने से कम हो गई। तो
स्क्रीनिंग के इसके 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ये की जाती है। नंबर 2 सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, महिला अपने खुद का स्तन का परीक्षण कर सकती हैं। एंड नंबर 3 ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय द फैमिली डॉक्टर। तो जनरली जो प्रेवलेंट है स्क्रीनिंग के मेथड्स वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड। मैमोग्राफी से ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है। इवन देयर इज नो नोड्यूल, कोई लंप नहीं है, तो भी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मैमोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट हो सकता है। तो मैमोग्राफी सबसे बेस्ट इसका साधन है, प्रभावी मेथड है। जी अच्छा, लेकिन एक एज होता है, एक स्टेज होता है कि आप इस एज में जाकर और टेस्ट करवा सकते हैं। तो कौन सा वो स्टार्टिंग स्टेज है, कौन सा स्टार्टिंग एज है जहाँ पर लड़कियों को, महिलाओं को जाकर ये जो ब्रेस्ट कैंसर इसका टेस्ट करवा लेना चाहिए कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है नहीं? यूजली हम रिकमेंड जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो 35 ईयर्स का रिकमेंडेशन है कि 35 ईयर्स की एज के बाद महिला को एटलीस्ट एक बार अपना मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी लगती है तो फिर देर आर इंडिकेशन कि वो दोबारा भी करने की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज एटलीस्ट आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स एक बार मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन वेस्ट का करा लें तो उससे प्रॉपर स्क्रीनिंग हो जाती है। अच्छा, अगर जैसे 35 से एज के कम की कोई महिला है और उसे अगर लंप है, तो क्या उसे जाकर मैमोग्राफी करवानी चाहिए? उसको लिए ज़्यादा कारगर जो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन है या एमआरआई है। जो यंग गर्ल्स होती हैं उनमें कई बार मैमोग्राफी में उतना रिजोल्यूशन नहीं आ पाता है, तो यंग उसके लिए आइदर दे शुड गो फॉर द अल्ट्रासाउंड और एमआरआई ऑफ द ब्रेस्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये तो हो गया कि हमें लक्षण कैसे पता चलता है, पता कैसे चलता है। लेकिन जब हमें पता चल जाता है कि कैंसर है, तो कौन-कौन सी वो विधियाँ हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर के साथ डील किया जाता है और कैसे उसे ठीक किया जाता है? पूरी तरह से रिकवर कैसे हो सकता है पेशेंट? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैमोग्राफी अल्ट्रासाउंड में अगर कोई डाउट है तो कैंसर है कि नहीं, इसको निश्चित करने के लिए एफएनएसी और कोर निडल बायोप्सी ये बोलते हैं, उसका जो नोड्यूल है उस नोड्यूल से टिश्यू लिया जाता है। तो दैट इज टेकन आइदर इन द फॉर्म ऑफ द सेल्स और दे आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ ए पीस ऑफ द टिश्यू, और उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करके ये देखा जाता है कि उसमें कैंसर है कि नहीं। अगर कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है देन सम इन्वेस्टिगेशंस आर डन टू नो द स्टेज ऑफ द डिसीज, कि डिसीज पहली स्टेज में है, दूसरी में है, तीसरी में है, चौथी में है। तो उसमें जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है ये देखने की लिवर ओवरी वगैरह सब ठीक है, चेस्ट का एक्सरे करवाया जाता है, ज़रूरत होती है तो सीटी स्कैन भी करवाते हैं ये देखने के लिए लंग्स वगैरह में तो कोई तकलीफ नहीं है। बोन स्कैन की जांच होती है ये देखने के लिए कि डिसीज़ का फैलाव कहीं बोन्स वगैरह में तो नहीं हुआ, तो अपन स्टेजिंग कर लेते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज फिर उसका अपन ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज है तो वी गो फॉर द सर्जरी, डायरेक्ट सर्जरी करते हैं। सर्जरी में भी आजकल जो महत्वपूर्ण है, हमको समाज में जो मैसेज देना है कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज प्रभावी तरीके से पूर्ण सफलता के साथ बिगर ब्रेस्ट को निकालेगी किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी। उसमें जो ट्यूमर का उतना भाग होता है वही निकाला जाता है, पूरे ब्रेस्ट को नहीं निकाला जाता। फिर आगे जब सेकंड स्टेज है या थर्ड स्टेज है तो फिर उसमें जब हम ऑपरेशन करते हैं उसके बाद जब उसकी जांच कराते हैं तब ये डिसाइड करते हैं कि इनको कीमोथेरेपी की या रेडियोथेरेपी की कोई आवश्यकता तो नहीं है। अकॉर्डिंगली उनको रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या हार्मोन ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, तो मतलब जितने भी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी में सर्जरी किया जाए? हाँ, सर्जरी तो देखिए हम ये मान के चलें कि ऑलमोस्ट ऑल में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर मान लो पेशेंट थोड़ा एडवांस स्टेज में आया है, तो कई बार डायरेक्ट सर्जरी ना करके पहले उसको कीमोथेरेपी वाला के इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि उसकी डिसीज़ कंट्रोल में आ जाए एंड देन वी गो फॉर सर्जरी। लेकिन सर्जरी तो की जाती है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा, सर्जरी तो कंपल्सरी है। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है जब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी का प्रोसेस होता है, मेंटली और फिजिकली कितना ये प्रभावित करता है किसी पेशेंट? ये पेशेंट को साइकोलॉजिकली इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि कैंसर के नाम से ही पहले जब डायग्नोसिस होता है तो एकदम शॉक लगता है, अरे मुझे कैंसर हो गया।
फिर सेकंड सवाल आता है, मुझे ही क्यों हो गया? मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर थर्ड सवाल आता है, अरे अब मुझे हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे हस्बैंड का क्या होगा? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस नेगेटिव कम्स इन द माइंड ऑफ द पेशेंट। ऐसे वक्त उसको पेशेंट की काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम पेशेंट को ये समझा सकें, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन ये भी और बीमारियों की तरह एक बीमारी है, आपका इलाज होगा, आप ठीक हो जाओगे, नंबर 1। आजकल ऐसी सुविधाएँ हैं कि आप ठीक हो जाओगे विथ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि कई बार पेशेंट के मन में ये फ़ियर रहता है कि अरे मेरा ऑपरेशन हो गया, ब्रेस्ट निकल गया या कीमोथेरेपी लगी, मेरे बाल उड़ जाएँगे, तो मैं सोसाइटी में कैसे चलूँगी फिरूँगी, रहेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों की काउंसलिंग करके हम उस चीज़ को ठीक कर सकते बिल्कुल, तो लाइफ़स्टाइल कितनी ज़्यादा बदल जाती है जब रिकवर हो जाता है पेशेंट एक ऐसे ब्रेस्ट। हैं। देखिए, अगर हमने प्रॉपर पेशेंट की काउंसलिंग की है, तो रिकवर होने के बाद ही पेशेंट कैन हैव हिज़ नॉर्मल लाइफ। बहुत से टीचर्स हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से लॉयर्स हैं, दे आर डूइंग देयर नॉर्मल लाइफ। इवन सेलिब्रिटी हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल। एक सवाल मैं वो जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को अर्ली एज में ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्या आगे चल के प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है इसकी वजह से? देखिए, अर्ली एज में अगर ब्रेस्ट कैंसर है और अर्ली स्टेज में है, तब तो अगर केवल सर्जरी से काम चल गया, तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार जब हम पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, तो उससे पेशेंट के जो ओवरी के फंक्शंस हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं। तो समटाइम्स देयर इज़ ए प्रॉब्लम इन द प्रेगनेंसी। तो उसके लिए भी हम पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलते हैं। कई बार वी प्रिजर्व द ओवम, ओवम को भी प्रिजर्व कर लेते हैं। जब कीमोथेरेपी वगैरह कंप्लीट हो जाती है, तो फिर उसका प्रेगनेंसी बढ़े। तो मतलब दिक्कत आती है लेकिन रिकवरी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है। तो ये तो हो गई ब्रेस्ट कैंसर की बात, लेकिन माउथ कैंसर की हम बात कर रहे हैं। आजकल माउथ कैंसर कॉमन देखा जा रहा है जो भी मेल मेंबर्स हैं, और कई बार ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ इनटेक कर रहे हो, दारू, सिगरेट और जो टोबैको है ये ले ही रहे हो। तो इसके पीछे क्या वजह है दो माउथ कैंसर होता है? देखिए, ये क्या है कि कैंसर को जैसे हम समझे, तो समहाउ विद द एनवायरमेंटल फैक्टर और चेंज इन द लाइफस्टाइल, कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। आईसीएमआर जो अपना है, उसका डाटा ये है कि 1 इन 9 इज़ एट हाई रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, ये रिस्क पे है, आईसीएमआर का डाटा है। फीमेल में जैसे डाटा है कि 1 इन 28 को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। माउथ कैंसर बहुत कॉमन है। पहले माउथ कैंसर नंबर 1 पे था, लेकिन आजकल लंग कैंसर नंबर 1 पे आ गया है। और सीधा-साधा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है माउथ कैंसर के लिए, वो है यूज़ ऑफ द टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट। अच्छा, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन लक्षण कैसे पता चलते हैं? अगर किसी को माउथ कैंसर है, तो क्या सामने से देखकर बताया जा सकता है कि इन इसे कोई दिक्कत है? क्या फेशियल कोई चीज़ चेंज हो जाती है, बदलाव हो जाते हैं? नहीं, सामने से देख के नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि माउथ का जो कैंसर है, माउथ को जैसे अपन कहें तो माउथ का अंदर ओरल कैविटी, है ना? ओरल कैविटी में टंग भी होता है, बकल म्यूकोसा भी होता है, जिज्ञिवम होता है, इसको अपन मसूड़ा बोलते हैं, तालू होता है, जिसको अपन पैलेट बोलते हैं, फ्लोर ऑफ माउथ। यहाँ कहीं भी कैंसर होगा, तो वो बाहर से दिखाई नहीं पड़ेगा। पेशेंट को अंदर गाल के पे या जीभ पर एक कोई छाला महसूस होगा, और उस छाले से उसको दर्द भी हो सकता है। कई बार छाला में दर्द नहीं भी होता है, तो जब पेशेंट ब्रश कर रहा है या माउथ क्लीन कर रहा है, तो उसको वो छाला दिख सकता है। तो इनिशियली जो सिम्पटम होते हैं कैंसर के, वो छाले के रूप में आते हैं, या ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। एक सफ़ेद चट्टा बन जाता है, उसमें बाद में एरिथ्रोप्लेकिया हो जाता है। वैसे कोई माउथ कैंसर के यहाँ पेशेंट है जिनको हम देख सकते हैं? हाँ, माउथ बट कैंसर के पेशेंट हम देख सकते हैं। यहाँ पर वो भी पेशेंट अभी आपको मिल सकते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम आए होंगे अपने को दिखाने के लिए, और ऐसे भी पेशेंट्स को मैं आपको दिखाता हूँ, जिनका कि ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, वो रिकवरी में है। तो चलिए फिर अब चलते हैं माउथ कैंसर के पेशेंट्स को देखते हैं और जानते हैं कि क्या लक्षण होते हैं, और रिकवरी के बाद पेशेंट किस तरह से उसके लाइफस्टाइल में बदलाव होता है, किस तरह से चीज़ें बदलती हैं। ऐसे में अब डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि माउथ कैंसर जो है वो देखकर कैसे पता लगाया जा सकता है किसी पेशेंट को, और कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आइए चलते हैं।
तो डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आ गए हैं वापस और हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक पर जाने से पहले कि जो माउथ कैंसर होता है उसके लक्षण क्या होते हैं और क्या देखकर पता लगाया जा सकता है और यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स एडमिट हैं एक बार उनके बारे में बताइए कि आखिर इन्हें कब से कैंसर है और किस ये जैसे एक पेशेंट हैं, तो इनको वकल म्यूकोसा में मुंह के अंदर कैंसर था। इनको मालूम पड़ा कि छाला बन गया है और ये छाला लंबे समय से परसिस्ट कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा। तो फिर इनको डाउट हुआ, तो दिखाने के लिए आए। तो हम लोगों ने, जैसे कि मैंने पहले डिस्कशन में बताया, वी टुक बायोप्सी, बायोप्सी से कंफर्म किया कि हाँ, इसमें कैंसर है कि नहीं। मालूम पड़ा कि है। तो उसके बाद हमने इनका ऑपरेशन किया है। पेशेंट ठीक हैं। अब ऑपरेशन के बाद इनका जो निकाला है अंदर से टिश्यू, उसकी रिपोर्ट आएगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट हम लोग ये प्लान करेंगे कि इनको आगे सिकाई की कोई आवश्यकता है कि नहीं है। बिल्कुल। तो जब इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्जरी की जाती है, तो कब तक इन्हें प्रिकॉशंस में रखा जाता है? कब से कब तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है? पेशेंट को, इनको तो बड़ा ऑपरेशन हुआ है, अंदर फ्लैप भी लगा है, प्लास्टिक सर्जरी भी की है। कैसे वी कीप दीज पेशेंट फॉर एटलीस्ट 5-6 डेज। जब हीलिंग ठीक हो जाती है, बाद में स्टिच निकलवाने के लिए हम फिर दोबारा इनको बुलाते हैं। यहाँ पर कितने ऐसे हाँ। पेशेंट्स एडमिट हैं और किस तरह से इनका इलाज किया गया है? कौन-सी टेक्नीक है जिसके थ्रू इलाज किया जाता है? अभी हम लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे, देयर आर 8 पेशेंट्स हियर। हमारा सिस्टम ये है कि यहाँ हम पेशेंट्स को 48 आवर्स के लिए रखते हैं एंड आफ्टर 48 आवर्स वी शिफ्ट देम टू अदर वार्ड्स। तो ये जैसे पेशेंट हैं, अब इनका वक्कल म्यूकोसा का ऑपरेशन हुआ है, चेस्ट से फ्लैप लेके इनकी प्लास्टिक सर्जरी की है। ही इज़ कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्योंकि मुंह के अंदर टाँके लगे हैं, इसलिए जो नाक में ट्यूब डली है, इससे इनका फीडिंग चल रहा है। 3 दिन बाद इसको निकाल देंगे, फिर इनको मुंह से खाना-पीना सब चालू हो जाएगा, ही विल नॉर्मल एंड आफ्टर 9th डे वी रिमूव हिज सूचर्स, स्टिचेस निकाल देंगे। ये भी जो पेशेंट है हमारे, नेक्स्ट पेशेंट हैं, इनको भी गाल का ही कैंसर है, मुँह का वक्कल म्यूकोसा का। इनका भी ऑपरेशन हुआ है। ये ड्रेन पड़ा हुआ है, ये ड्रेन अभी हम वी कीप इट फॉर 48 आवर्स, उसके बाद इसको निकाल देते हैं। इनका भी यही सिस्टम रहेगा कि अभी नाक से नली डली है क्योंकि अंदर मुंह के टाँके लगे हैं। अब हम इनको 5 दिन के बाद नली निकाल देते हैं और उसके बाद मुंह से खाने-पीने को तो देते हैं। कितने टाइम बाद इनकी लाइफ़स्टाइल नॉर्मल हो जाती है? देखिए क्या है कि अब ये डिपेंड करता है इनकी रिपोर्ट के ऊपर। अगर मान लो रिपोर्ट ऐसी आती है कि जहाँ इनको रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो फिर रेडिएशन चलेगा, लेकिन लाइफ इनकी 9-10 दिन बाद ये अपने लिक्विड खा पी सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट वाली बात नहीं है। तो मतलब यहाँ पर सारी वो टेक्नीक उपलब्ध है जैसे पेशेंट्स आते हैं। यहाँ हम लोगों के यहाँ प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, एस्टेब्लिश्ड ऑन्कोलॉजी सर्जरी का डिपार्टमेंट है, बड़े से बड़े ऑपरेशंस यहाँ होते हैं और मुंह और गाल के ऑपरेशन एटलीस्ट 4 ऑपरेशन वी आर डूइंग एवरी डे, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स आते हैं। हाँ, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए तो किस एज के पेशेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं जिन्हें माउथ कैंसर होता है? पहले ये क्या हुआ करता था कि एल्डरली एज के पेशेंट ज़्यादा आते थे आफ्टर 55 और 60 ईयर। तो अब तो यंग एज में भी, क्योंकि बचपन से ही जो बच्चे ये पान सुपारी गुटखा खाना चालू कर देते हैं, तम्बाकू खाना चालू कर देते हैं, अब ही इज़ 25 ईयर्स। तो अब ये ऐसे पेशेंट्स में इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट ओनली टू प्रोवाइड हिम क्योर, बट एटलीस्ट ही शुड हैव ए गुड क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर हिज होल लाइफ। तो ऐसे पेशेंट्स को हम विशेष ख्याल करके जो रिकंस्ट्रक्शन और काउंसलिंग और वो सारी उस प्लानिंग से की जाती है कि पेशेंट कहीं भी अपने आप को आइसोलेटेड और डिप्रेस फील ना करे कि मुझे कैंसर हुआ है, अब आगे क्या होगा। वी प्रोवाइड देम ए गुड काउंसलिंग, गुड ट्रीटमेंट एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा, जब ये आए थे तब देखकर पता चल रहा था कि इन्हें माउथ हाँ, कैंसर। हम लोगों को, क्योंकि वी आर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो वी आर हैविंग ए डाउट कि इनको ये हो सकता है एंड देन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग हिम और इन्वेस्टिगेशन में प्रूव किया एंड देन वी। कितने दिन के बाद इनकी सर्जरी की ऑपरेट हुआ है? यूजुअली हम लोगों का प्रोसीजर ये होता है कि जैसे बायोप्सी करते हैं तो वी टेक बायोप्सी रिपोर्ट आफ्टर 5 डेज, और जो जो उसमें पॉजिटिव आता है देन वी सजेस्ट द पेशेंट कि भाई जितना जल्दी आप करा लोगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अच्छा, तो ये कितने दिन पहले एडमिट हुए थे? ये पेशेंट क्या है, हमारे पास जैसे जांच के लिए आए तो वी इन्वेस्टिगेटेड हिम एंड देन वी एडमिटेड हिम 2 डेज प्रायर टू सर्जरी, क्योंकि बीच में संडे पड़ गया, तो इसलिए ही वाज एडमिटेड ऑन दी सैटरडे एंड देन मंडे वी ऑपरेटेड अपॉन हिम। पेशेंट दूर दूर से आते हैं, तो वो आएँ तो उनको हम अगर एक आध दिन एक्स्ट्रा भी एडमिट करना पड़ता है तो वी एडमिट देम सो दैट दे गेट फैमिलियर विद द एनवायरनमेंट, जो मन के अंदर उनका डर है वो चला जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वी दे सी सम अदर पेशेंट हु इज़ ऑपरेटेड या अदर पेशेंट हु इज़ आफ्टर ऑपरेशन कमिंग टू द हॉस्पिटल, दे गेट दिस स्ट्रेंथ कि ओके मेरा भी ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
तो दैट एडिशनल बेनिफिट दे गेट इफ दे आर एडमिटेड 1 और 2 डे प्रायर टू द सर्जरी। सर्जरी में कितना वक्त लगता है और किस तरह से ये सर्जरी? ये सर्जरी काफ़ी मेजर सर्जरी है और इसमें करीब 5 से 6 घंटे ऑपरेशन में लगते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सीजन करना, फिर रिकंस्ट्रक्शन करना, तो इट्स अ क्वाइट मेजर सर्जरी एंड टेक्स सम पेशेंट टेक्स 3.5 to 4 आवर्स, सम पेशेंट दे टेक 5 to 6 आवर्स, उसके ऊपर डिपेंड करता ओके, तो क्या जब ये अभी ठीक हो जाएँगे तो दोबारा से ऐसा हो सकता है कि दोबारा से इनको किसी तरह का कैंसर देखने है। को हाँ, दैट डिपेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया ना, जब ये ठीक हो जाते हैं तो वी कीप द पेशेंट इन द फॉलो अप। होने के बाद एक बार बुलाते हैं, फिर धीरे-धीरे इंटरवल बढ़ाते जाते हैं, फिर 6 महीने के बाद, फिर हर साल। सो वी ऑलवेज कीप दिस पेशेंट अंडर फॉलो एंड आफ्टर 5 इयर्स देन वी से ओके फिर अच्छा, समझ लो। इसके बाद किसी तरह के पुनर्वास की भी आवश्यकता होती है कि ये फिर से उस हैबिट में ना पड़ें जो ये ले रहे थे अब तक हाँ, टोबैको? दैट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होते हैं या ट्रीटमेंट के पहले, तो वी डू भाई तुमको इस आदत की वजह से ये चीज़ हो गई है और ये जान के लिए घातक भी हो सकती है एंड सो मेनी एस्पेक्ट ऑफ द काउंसलिंग इज़ डन। हम मरीज को कहते हैं कि भाई यू आर नॉट अलोन, योर फैमिली इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, योर डॉटर्स, योर सन, योर वाइफ, एवरीबॉडी डिपेंडेंट यू, सो डोंट एडॉप्ट दिस हैबिट अगेन। दोबारा खाएं नहीं, तम्बाकू नहीं खाएं, सुपारी नहीं खाएं। इसके लिए हम उनको प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, बताते हैं। बिल्कुल, तो कितने-कितने ऐज के लोग यहाँ पर एडमिटेड हैं? जैसे कि आपने बताया कि अभी तो अब ये से यंग है, 25 ईयर्स से, 25 ईयर्स से वेरी यंग एज फॉर दी ओरल कैंसर, इट्स क्वाइट क्वाइट यंग। बाकी 70 साल के भी मरीज में हो सकती है। इतने लंबे समय से ये सेवन कर रहे होंगे तंबाकू, दारू वगैरह? ये क्या होता है, पिछले हो सकता है 8 साल से 10 साल से भी कर रहे हों। मतलब ये है कि बच्चे आजकल जैसे करते हैं ना, गुन्ना गुटखा खाना चालू कर दिया। अब गुटखे में क्या है ये तो किसी को भी नहीं मालूम। अशुद्धियाँ इतनी हैं कि उसमें तम्बाकू भी हो सकती है और भी पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जो कि हानिकारक हों बकलों के साथ ही। बिल्कुल फीमेल्स में भी माउथ कैंसर कि देखिए। हाँ, फीमेल्स में भी माउथ कैंसर देखा जा रहा है, क्योंकि तंबाकू का जो सेवन है वो फीमेल्स में भी बढ़ता चला जा रहा है। और गांव में तो स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। शहरों में तो खैर है, बड़े-बड़े शहरों में, लेकिन गांव में बीड़ी वगैरह ये पीना भी फीमेल्स भी करती हैं, तंबाकू भी खाती हैं। एक नई चीज़ आजकल चल गई है कि तंबाकू का टूथपेस्ट आता है, तो उन लोगों को शुरू में अच्छा लगता है करना, फिर बाद में आदत बन जाती है। तो लाइक दैट दे आर आल्सो इन हैबिट ऑफ यूजिंग टोबैको, उनको भी ओरल कैंसर होता है उनका। तो ओरल कैंसर के कई ऐसे लक्षण भी होते होंगे जो दिखते होंगे जो आप हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि अंदर छाला बन जाता है, घाव बन जाता है, उभरता नहीं है साधारणतः। कोई सिंपल छाला है, 15 दिन में, 10 दिन में भर जाता है। ये छाला नहीं बढ़ेगा, बढ़ता चला जा रहा है। मरी इसकी सर्जरी कैसे होती है? मरीज़ को जैसे बोलने में तकलीफ़ आती है, कई बार गले में गठान आ जाती है। सर्जरी का जैसे मैंने बताया कि आफ्टर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, वी डू स्टेजिंग ऑफ द पेशेंट एंड देन वी एक्साइज इट। तो जब एक्सीजन किया जाता है तो ऑन्कोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से उसको निकालते हैं कि समग्र रूप से वो निकल जाए, मतलब कहीं रह नहीं जाए कुछ। मतलब तो सर्जरी इज़ कंपल्सरी। सर्जरी मस्ट है। अच्छा, हम क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी बात कर रहे थे, एक सवाल और मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि माउथ कैंसर जैसा हमने जाना कि फीमेल्स में भी हो रहा है, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मेल्स में भी? मेल्स में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर। टोटल जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस रहते हैं, तो 1% इंसिडेंस इज इन द मेल, 1% उसमें मेल्स में भी होता है। जैसे हमने 2024 का अगर डाटा लें, तो जो आईसीएमआर का डाटा है पूरे इंडिया में अबाउट 680 मेल दे सफर्ड फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर। तो 1% में मेल्स तो में उन्हें भी सेम लक्षण हो? सेम सेम लक्षण होते हैं। उनको भी ब्रेस्ट का जो एरिया है वहाँ पर ट्यूमर बन जाता है, गठान बन जाती है, आँख में गठान आ जाती हैं। समटाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर दूसरी जगह भी सिम्पटम्स आते हैं। तो हमने ब्रेस्ट कैंसर और माउथ कैंसर के बारे में बात की या फिर तमाम जो कैंसर्स होते हैं, किस तरह से लोगों को आप सलाह देना चाहते हैं कि कैसी लाइफ़स्टाइल को अपनाएँ? कैसे पहले ही रोकथाम कर लें या फिर जैसे ही लक्षण दिखे, तो किस स्टेज में जाकर उन्हें टेस्ट करवा लेना चाहिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। जैसा कि मैं पहले भी आपको कहा कि कैंसर एक ऐसा रोग है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन एंड सेकंड इज़ द अर्ली डिटेक्शन। माउथ कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको कि प्रिवेंट किया जा सकता है, बिकॉज़ वी नो द रिस्क फैक्टर। हमको मालूम है तम्बाकू खाने से, गुटखा खाने से, स्मोकिंग करने से मुँह का कैंसर होता है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट ए अवेयरनेस इन द सोसाइटी कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और बच्चों को भी और रोकें इसका इस्तेमाल करने से, और बच्चे अपने पेरेंट्स को रोकें कि सिगरेट पीने से, तम्बाकू खाने से, बीड़ी पीने से, चिलम का इस्तेमाल करने से या तम्बाकू चबाने से मुंह का कैंसर हो सकता है। तो वी शुड गिव मोर स्ट्रेस ऑन द प्रिवेंशन।
आपका जो हॉस्पिटल है वो किस तरह से जागरूकता फैला रहा है? हम लोगों के यहाँ एक पूरा डिपार्टमेंट है कम्युनिटी मेडिसिन का और हमारी टीम जाती है डॉक्टर्स की एंड स्टाफ की। तो वो पंचायत लेवल पर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और डिफरेंट प्लेसेस पे विलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल, तो जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कैंसर को लेकर और सरकार भी जागरूकता फैला रही है, डॉक्टर साहब की तरफ से भी जागरूकता फैलाया जा रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बताने के लिए, कैंसर से रिलेटेड जो तमाम जानकारियाँ हैं वो देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव जिनसे हमने बातचीत की ब्रेस्ट कैंसर और माउथ कैंसर के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया है। और एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और शहर में, किसी और टॉपिक पर बात होगी, आपके सेहत से जुड़ी किसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आएंगे। फिलहाल आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।